आप सभी का एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग ये श्रृंखला चला रहे हैं और हम लोग लगातार किसी न किसी गायिका और इस समय तो बनारस की गायिकाओं पे हम लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। आज हम इस कड़ी में बात करेंगे हुस्ना बाई की, जिनको लेके तमाम तरह की कहानियाँ और कथाएँ प्रचलित हैं। तो जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं या जो भी कहानियाँ उनके बारे में कही जा रही हैं, उन कड़ियों को आपस में मिला के हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि समय, तारीख और परिस्थिति के अनुकूल वो सारी चीज़ें फिट बैठती हैं कि नहीं। तो आज का हमारा पत्र हुस्ना बाई, कोठे की कुंवरी सरकार। हुस्ना बाई के जन्म और परिवार के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। इनके समकालीन गायिकाओं में बनारस की विद्याधरी बाई, सिद्धेश्वरी बाई, लखनऊ की अच्छन बाई, बम्बई की केसर बाई और कलकत्ता की नूरजहां का नाम लिया जाता है। इन्हें भारतेंदु काल का बताया जाता है और साहित्यकार अयोध्या प्रसाद खत्री, जिन्होंने गद्य में जब खड़ी बोली आंदोलन शुरू हुआ तो पद्य की भी भाषा खड़ी बोली को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वही अयोध्या प्रसाद खत्री या तो इनके संरक्षक थे या प्रेमी थे, इसकी भी चर्चा लगातार होती है। तो इन तमाम बातों के बीच में से जो जन्म तारीख उनकी समझ में आई मुझे, हमें लगा कि उनकी जन्म तारीख 1860 से 1865 के बीच होनी चाहिए। विद्याधरी बाई का जन्म सन 1881 में है और अयोध्या प्रसाद खत्री जी का जन्म 1857 में है। और विद्याधरी बाई से करीब वो 20-22 साल बड़ी थी। उस हिसाब से हमें लगता है कि 1865 और 1860 के बीच की कोई जन्म तारीख उनकी होगी। सामान्य रूप से तवायफों के संरक्षक 13 से 15 वर्ष की आयु में सुनिश्चित हो जाते हैं। इस हिसाब से 1885 के आसपास अगर अयोध्या प्रसाद जी उनके खत्री थे, उनके संरक्षक थे, तो हुस्ना बाई एक दूसरे के संपर्क में आए होंगे। सन 1885 में अयोध्या प्रसाद खत्री जी की उम्र 28 वर्ष और हुस्ना बाई की उम्र 25 से 26 के बीच में रही होगी। इससे एक चीज तो तय है कि खत्री जी उनके प्रेमी तो हो सकते हैं, संरक्षक नहीं होंगे। और इसके दूसरे भी तमाम पहलू भी हैं जिसकी हम लोगों ने आगे चर्चा की है कि खत्री जी की पारिवारिक परिस्थिति को हम लोग देखें कि ये परिवार बलिया से मुजफ्फरपुर जाता है। इनके पिताजी की किताबों की अपनी एक दुकान थी। जब वो उनकी मृत्यु के बाद वो दुकान नहीं चल रही है तो उसके बाद वो नौकरी करना शुरू करते हैं, हिंदी के मास्टर बनते हैं। तो वो सारी स्थितियों में ऐसा लगता नहीं है कि वो संरक्षक बनने की स्थिति में रहे होंगे। हाँ, ये है कि बाद में चूंकि लगातार भारतेंदु और बहु श्याम सुंदर दास इत्यादि जो उनकी बनारस में मंडली थी, उनसे मिलने वो लगातार आते थे, तो बनारस उनके लिए एक जाना माना शहर था। और चूंकि नज़में और गजलें लिखने का शौक हुस्ना बाई को खुद भी था और ये खड़ी बोली में इस तरह की चीजों को प्रमोट भी करते थे अयोध्या प्रसाद खत्री जी। तो बहुत संभव है दोनों के अपने व्यक्तिगत संबंध हो, लेकिन कम से कम संरक्षक वाली बात तो नहीं ठीक लगती। मित्रों के बीच अयोध्या प्रसाद खत्री जी हुस्ना वाले दास नाम से जाने जाते थे। विद्याधरी बाई इनसे करीब 20 साल छोटी थी, क्योंकि उनका जन्म विद्याधरी जी का 81 में है। कहा जाता है कि आप काशी नरेश महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के दरबार में प्रस्तुतियां देती थी। महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह काशी नरेश राजा उदित नारायण सिंह के निधन के बाद सन 1835 ईस्वी में काशी के राजा बने और सन 1819 तक आपने शासन किया। इस हिसाब से सन 1875 से, मतलब जब हुस्ना करीब 15-16 साल की हो रही है, से लेके अगर वो इनके पूरे जीवन काल तक भी प्रस्तुतियां देती होंगी तो 1875 से 89 तक, मतलब वो जो 10-12-15 सालों का समय है, उस बीच वो काशी नरेश के दरबार से निश्चित तौर पे जुड़ी रही। हुस्नाबाई सन 1936 तक जीवित रही। ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2022 में गांधी जी का ने जो असहयोग आंदोलन चलाया उसमें हुस्नाबाई की अध्यक्षता में ही तवायफ संघ वगैरह बना। तो कम से कम 22-25 तक के तो साक्ष्य हैं। तो ये मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि सन 1936 तक वो जीवित रही और इस हिसाब से वो लगभग 75-76 वसंत जो है अपने जीवन के हुस्नाबाई ने देखे।
हुस्नाबाई को संगीत की शिक्षा ठाकुर प्रसाद मिश्र एवं सारंगी वादक शंभुनाथ मिश्र से मिली। टप्पा गायकी आपने छोटे रामदास जी से सीखी। कुछ जगहों पर इनके उस्ताद के रूप में मिठाई लाल का भी नाम लिया जाता है। हुस्नाबाई को साहित्य में बहुत रुचि थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र से आपका विशेष स्नेह था। आप खुद नज़में लिखा करती थी। आपका एक दीवान दीवानी हुस्ना नाम से प्रकाशित हुआ, जिसकी जानकारी हमें मिलती है। आप अपने टप्पा गायन के लिए विशेष रूप से जानी जाती थी। विशेष स्वर लगाव के कारण हुस्ना की टीम बूढ़ी श्रोताओं के बीच में मशहूर। बनारस के दाल मंडी इलाके में जहां आज दामोदर दास सर्राफ का मकान है, वहीं आपका कोठा हुआ करता था। सन 1925 के पहले तक इस कोठे पर महफिलें सुनने के लिए बताते हैं कि प्रति व्यक्ति कम से कम 101 रुपए शुल्क देना पड़ता था। आपने पारसी थिएटर के लिए भी काम किया। ग्रामोफोन में भी आपने रिकॉर्डिंग की, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मुझे कहीं मिली नहीं। लेकिन हाँ, ग्रामोफोन की रिकॉर्डिंग की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम जरूर है। कोठे वालियों के बीच आप सरकार कही जाती। आपका व्यक्तित्व रोबीला था और बहुत आपकी जो एक दो फोटो हमें मिलती है इंटरनेट में, उसमें एक सिंहासन नुमा कुर्सी पे बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते हुए हम आपकी फोटो देख रहे हैं। तो उस फोटो से भी अंदाजा लग रहा है कि जो हुस्ना सरकार रही होगी, उनका व्यक्तित्व बड़ा रोबीला रहा होगा। काशी नरेश के दरबार से जुड़े रहने के कारण पूरे उस समय के भारतीय उपमहाद्वीप में अनेकों रियासतों में महफिल लगाने का अवसर हुस्नाबाई को मिला। दरभंगा, रामपुर, ग्वालियर, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, लाहौर और कश्मीर जैसी रियासतों में आपको आदरपूर्वक बुलाया जाता था। बनारस के रईसों में भी आपकी बड़ी इज्जत थी। बुढ़वा मंगल के कार्यक्रम में बताते हैं कि आप राय बटुक प्रसाद के बछड़े पर गाती थी। राय परिवार एक धनी और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है अपने समय का। एक प्रचलित कथा के अनुसार कैंट स्टेशन वाराणसी के बाहर हुस्नाबाई ने अयोध्या प्रसाद खत्री जी की स्मृति में श्री कृष्ण धर्मशाला का निर्माण कराया। यही एक मंदिर और पोखर या तालाब भी था। हुस्नाबाई ने उस समय करीब 2.5 लाख रुपए के खर्च से यह कार्य किया। बाद में उन्होंने इसे बाबू श्याम सुंदर दास के हवाले कर दिया, जो अयोध्या प्रसाद खत्री जी के मित्र थे। लेकिन इस बात को की जब आप पड़ताल करें और इसके सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें, तो कहीं इसके कोई निशान मिलते नहीं है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस बात के सच होने की संभावना 100 में से 20%, 80% संभावना यही है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। उसके कारण मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान में जब हम श्री कृष्ण धर्मशाला ट्रस्ट देख रहे हैं और जो लोग उसको चला रहे हैं, वो बाबू श्याम सुंदर दास के परिवार के ही लोग हैं। और इसका जो ट्रस्ट बना है, ये एक तो 1905 में जो है खत्री जी की मृत्यु होती है, उस समय प्लेग महामारी से। और इसका निर्माण कार्य उसके पहले ही, मतलब 1901-1902 के पहले लगभग पूरा हो चुका था। तो कहने का मतलब ये उनकी स्मृति में बनी हुई धर्मशाला नहीं है, बल्कि उनकी मृत्यु के 4-5 साल पहले इसका काम पूरा हो चुका है और ये ट्रस्ट के द्वारा बनाया जा रहा है और उस ट्रस्ट से जुड़े हैं बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये जो बिंदु हैं जो इस बात को खारिज करने में मेरी सहायता कर रहे हैं कि ये हुस्नाबाई ने नहीं बनवाया होगा, उसकी एक एक कड़ियां मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या प्रसाद खत्री। अयोध्या प्रसाद खत्री का जन्म 1857 में कुछ लोग कहते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ, कुछ जगह आता है कि नहीं बलिया में हुआ था। बाद में उनके पिता जो है मुजफ्फरपुर चले गए। आपके पिता जगजीवन लाल खत्री की किताबों की एक दुकान थी। पिता की मृत्यु और किताबों की दुकान बंद हो जाने के बाद आप सन 1870 में मुजफ्फरपुर के कुड़हनी माइनर स्कूल में हिंदी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। यह नौकरी छोड़ आप 1886 में मुजफ्फरपुर कचहरी में लिपिक के पद पर कार्य करने लगे। बाद में आप कलेक्टर के पेशकार बने। लगभग 10 साल आपने नौकरी की और 48 साल की आयु में प्लेग महामारी से 4 जनवरी 1905 को मुजफ्फरपुर में ही आपका देहांत हो गया। कुछ जगह स्थानों पर इनका जन्म बलिया बताया गया है, जो मैंने आपको बताया। इनकी एक बेटी थी, मतलब खत्री जी शादीशुदा थे, इनकी एक बेटी थी और उसका बेटी का ससुराल बनारस था, जो कि गाय घाट पे कहीं रहती थी। और अक्सर ये जब भी बनारस आते थे तो अपनी बेटी के पास रुकते थे या उससे मिलने जाते। बहुत संभव है कि वे बनारस में हुस्नाबाई के संपर्क में रहे,
और जिस तरह खड़ी खड़ी बोली में हुस्ना खुद लिख रही थी, उन्हें खत्री जी ने प्रोत्साहन भी दिया हो, लेकिन हुस्ना बाई के संरक्षक बनने जैसी माली हालत उनकी नहीं थी और वो उम्र का तकाजा भी नहीं था। जैसे मैं बता रहा हूँ कि लगभग वो समय जब इनके मिलने का हो रहा है, क्योंकि 57 में उनका जन्म है, लगभग 60-65 के बीच में इनका है, तो हुस्ना की उम्र करीब करीब जो है 25 साल ठहरती है। खासतौर पे हम ये मान लें कि जब वो कलेक्टर के पेशकार बन गए तो 86 में वो लिपिक थे और उसके बाद में जो है कलेक्टर के पेशकार बने। तो 87-88 में जो है हुस्ना करीब 25-26 साल की होती हैं और 25-26 साल में संरक्षक नहीं, संरक्षक वो जो तवायफों की एक परंपरा है, वो 13 से 15-16 साल की उम्र में वो अपना संरक्षक तय कर लेते। तो निश्चित तौर पे ये उनके संरक्षक नहीं थे, लेकिन हाँ, इस बात की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों एक दूसरे को जानते हों और दोनों के अपने व्यक्तिगत संबंध। बहुत संभव है कि वे बनारस में हुस्ना के संपर्क में रहे हों और जिस तरह खड़ी बोली में हुस्ना खुद लिख रही थी, उनका वो मार्गदर्शन भी करवा रहे हों और ये मामला आपसी प्रेम, पसंद और विश्वास का अधिक हो सकता है। खत्री जी की मृत्यु दिनांक 4 जनवरी 1905 को होती है। श्री कृष्ण धर्मशाला का निर्माण 1901-2 में या तो शुरू होता है या पूर्ण हो जाता है। अतः धर्मशाला हुस्ना बाई ने बनवाया भी था, तो खत्री जी की स्मृतियों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये थोड़ी देर के लिए हम लोग मान भी लें, ये धर्मशाला हुस्ना बाई ने बनवाया। अब आगे आते हैं कि धर्मशाला बनवाई किसने, उसमें साक्ष्य क्या कहते हैं। इसको लेके जो साक्ष्य आते हैं उसमें सबसे बड़ा नाम आता है बाबू श्याम सुंदर दास का, और आज भी उन्हीं के परिवार के लोग इसको संभालते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बाबू श्याम सुंदर दास की पृष्ठभूमि क्या थी। तो आप देखें कि बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म काशी के ही संपन्न खन्नी परिवार में 1857 में हुआ। कुछ समय तक आप काशी नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं और सन 1912 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप हिंदी विभाग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। आपकी मृत्यु सन 1945 में हुई। कहने का मतलब आपने पूरे बनारस के परिदृश्य में देखें तो ये एक संपन्न परिवार से थे। काशी नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त होते हैं और जो निर्माण कार्य है, इस तरह के ट्रस्ट वगैरह के निर्माण जो है, उन तमाम तरह के ट्रस्टों में के निर्माण में बाबू श्याम सुंदर दास जी का नाम आता है, क्योंकि बाबू श्याम सुंदर दास के ऊपर काशी नरेश और मालवीय जी का हाथ था, उनका वरद हस्त था, तो इनको कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती होगी। बाबू श्याम सुंदर दास की पृष्ठभूमि बिल्कुल ऐसी थी कि वे एक ट्रस्ट के माध्यम से श्री कृष्ण धर्मशाला का निर्माण करा सके। उनके ऊपर काशी नरेश और पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसे लोगों का वरद हस्त। बाबू श्याम सुंदर दास ही राम नारायण मिश्र और शिव कुमार मिश्र के साथ मिलकर नागरिक शाही सभा की स्थापना करते हैं और इसी सभा द्वारा आगे चल के 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई और जिसकी स्थापना में मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन जी के योगदान की बात हम सभी जानते हैं। तो इन सारे तथ्यों से यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण धर्मशाला का निर्माण निश्चित तौर पे बाबू श्याम सुंदर दास के प्रयासों से 1905 के पहले शुरू हुआ और पूरा भी हो गया। और इसलिए हुस्नाबाई द्वारा बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री की स्मृति में इसके निर्माण और इसे श्याम सुंदर के सुपुर्द करने की बात हमें तथ्यहीन और भ्रामक लगती है। ट्रस्ट के सदस्यों में भी कहीं हुस्ना का नाम नहीं है। वे इस ट्रस्ट के अनेकों दाताओं में से एक रही हूँ, ये बात अलग है कि भाई चूंकि इस तरह के ट्रस्ट के काम सभी के सहयोग से होता है और अगर हुस्ना ने उसमें कोई बड़ी आर्थिक रकम देके सहयोग की हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह के साक्ष्य और जिस तरह का उनके जीवन के आसपास का एक सामाजिक परिदृश्य का ताना बाना हम बुन पा रहे हैं, उसके हिसाब से ये तो निश्चित है कि उन्होंने जो है ये गेस्ट हाउस खत्री जी की स्मृति में नहीं बनवाया और ना ही उन्होंने इसको बनवा के बाबू श्याम सुंदर दास को सुपुर्द किया है, बल्कि श्याम सुंदर दास और उनकी टीम ने अपने प्रयासों से जो है इस गेस्ट हाउस का निर्माण कराया। हुस्नाबाई को लेकर अगली चर्चा जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रही कि गांधी जी ने जब 2022 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने सभी लोगों से ये आग्रह किया कि वो इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दें। उस समय हुस्नाबाई और विद्याधरी बाई, इन दोनों ने ही इसमें आक्रामक भूमिका निभाई
और तवायफ संघ की स्थापना हुई बनारस में, जिसकी पहली अध्यक्षा भी हुस्नाबाई हुई। हुस्नाबाई ने उसमें एक शानदार भाषण दिया और जिसमें उन्होंने दो पक्षों पे अपनी बात रखा। एक तो असहयोग आंदोलन में सहयोग करने की बात, और महफिलों में और जहां जहां उनकी प्रस्तुतियां हों, उन्होंने सभी गायिकाओं से, तवायफों से अनुरोध किया कि वो देशभक्ति परक गीत लिखे या देशभक्ति परक गीत जो हैं अपनी महफिलों में जरूर प्रस्तुत करें। विद्याधरी जी ने तो खुद बहुत सारे गीत लिखे और कुछ गीतों की चर्चा उन्होंने अमृतलाल नागर से उनके पत्र में की भी है। पूरा का पूरा गीत ही उन्होंने छापा हुआ है। इस तरह बहुत सारी तवायफें होंगी जो खुद गीत लिखती थी और उनको महफिलों में सुनाती थी। और हुस्नाबाई ने दूसरी जो बात कही थी वो तवायफों की सामाजिक स्थिति में बदलाव और सुधार को लेके कि उसके लिए भी प्रयास होने चाहिए। उसके बाद से बताते हैं कि 25-26 के बाद से वैसे भी स्थितियां ये प्रस्तुति देने लायक नहीं थी और हुस्नाबाई की उम्र भी काफी हो गई थी। तो ये बताते हैं कि 25 के बाद से वो 25-26 के बाद से उन्होंने गाना बजाना छोड़ दिया था और लगभग उसके बाद वो 10-11 साल और जिंदा रही और 1936 में उनका देहांत हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि हुस्नाबाई का जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है वो एक तरह से डोमिनेटिंग है, और डोमिनेटिंग से भी ज्यादा मैं कहूँगा कि उसमें एक तरह की लीडरशिप क्वालिटी है। और वो लीडरशिप क्वालिटी खाली उन दिनों में नहीं, जब वो बहुत सक्रिय हैं, बहुत युवा हैं, काम कर रही हैं, वो दबंगई वो उम्र के आखिरी पड़ाव पे भी आप देखिए कि 1922 में भी जब तवायफ संघ बन रहा है तो उसकी अध्यक्षता करने की हिम्मत या सबकी नजर में जो एक नाम आ रहा है वो हुस्नाबाई का ही आ रहा है। और बाकी चूंकि हम सभी जानते हैं उनके इतिहास बिखरे हुए हैं, बहुत सारी कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी कथा कहानियां अपने आप लोगों के बीच में प्रचलित हो जाती हैं। लेकिन जब आप उन्हें कसौटी पे रखते हैं तो उसमें से बहुत कुछ निकल के आ पाता है। जैसे एक श्री कृष्ण धर्मशाला वाली बात है जो कि हमको हमारे अपने विचार से और हमने जो तथ्य आपके बीच रखे उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि इसके निर्माण में उनका या अयोध्या प्रसाद खत्री जी की स्मृति का कुछ लेना देना है। तो ये आज हम लोगों ने हुस्नाबाई से संबंधित बातें यहाँ पे रखी और आगे जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्द हम बड़ी मोतीबाई के बारे में एक प्रस्तुति लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हो सके। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने हमें सुना और लगातार इस कड़ी में जो हम चला रहे हैं इसमें आपका सहयोग मिल रहा है। आपका सहयोग ऐसे ही मिलते रहे। हम कोशिश करेंगे कि जो एक लगभग 100 से 125 तवायफों की पूरी सूची है, बनारस, लखनऊ, कलकत्ता, पटना, मुंबई, हैदराबाद, इन सब को लेके हम लोग एक अधिकतम आधे घंटे की जो है प्रस्तुति आप लोगों के बीच में रखें और दिसंबर जनवरी तक ये सारी प्रस्तुतियां हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए। बहुत बहुत आप लोगों का आभार।